लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए, आज है 22 जुलाई और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और देखिए, जो हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर और जो हाफ ईयरली करंट अफेयर है और ईयरली करंट अफेयर है, इन सभी पीडीएफों की वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आने वाली परीक्षा में 100% स्कोर कर सकते हैं करंट अफेयर में। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई। देखिए, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है। देखिए, आपको बता दूं, जो आपकी द्रौपदी मुर्मू हैं ये ओडिशा की रहने वाली हैं और ये ओडिशा के एक बेहद साधारण घर से आने वाले आदिवासी परिवार की बेटी हैं। और ये क्रम से देखा जाए तो 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं भारत की। देखिए, क्रम जरूर याद रखिएगा और इनका जो नेटिव प्लेस है इसको भी याद रखना है, ओडिशा। और देखिए, इस बार 2022 में जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था ये 16वां राष्ट्रपति चुनाव था क्रम से, जो कि भारत में 18 जुलाई 2022 को हुआ था। और देखिए, जो आपकी द्रौपदी मुर्मू है ये भारत के राष्ट्रपति पर चुने जाने वाली पहली आदिवासी महिला भी है। तो ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है और ये चीज़ एग्जाम में पूछी भी जाएगी। याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति पर जाने वाली जो है भारत की पहली आदिवासी महिला हैं। और प्रतिभा पाटिल जी के बाद ये जो है राष्ट्रपति का पद संभालने वाली क्रम से दूसरी महिला भी हैं। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको दिए हैं ये सभी प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। वैसे तो आपको सुन के याद ही हो गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रतन इंडिया पावर के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने। तो देखिए, एक कंपनी है रतन इंडिया पावर, इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं ब्रिजेश गुप्ता जी। और देखिए, रतन इंडिया पावर लिमिटेड जो है ये एक प्राइवेट यानी कि निजी बिजली उत्पादन कंपनी है भारत की। और महाराष्ट्र में इसके दो पावर प्लांट लगे हुए हैं, अमरावती और नासिक में। अमरावती और नासिक दोनों प्लांटों पर जो है जो उत्पादन क्षमता इसकी यही है 1350 मेगावाट, यानी कि कुल 2700 मेगावाट थर्मल पावर जो है ये जनरेट करता है दोनों जो आपका पावर प्लांट है। देखिए, जो आपका रतन इंडिया पावर है इसमें जो है अमेरिका का कुल 2.5 बिलियन डॉलर का निवेश भी है, यानी कि 18,615 करोड़ रुपए का निवेश है अमेरिका का। तो यही चीज़ इसको खास बना देती है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में जारी फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में कौन बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो देखिए, जो गौतम अडानी हैं ये दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और इन्होंने चौथा स्थान बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए पाया है। देखिए, वर्तमान में अगर देखा जाए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में पहले स्थान पर कौन है, तो देखिए टेस्ला के जो सीईओ हैं एलोन मस्क, ये 234.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और दूसरे स्थान पर इस सूची में है बर्नार्ड अर्नाल्ड, ये जो है 154.9 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति आपके हैं अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस। इनकी वर्तमान में कुल संपत्ति आंकी गई है 143.9 बिलियन डॉलर। देखिए, संपत्ति जरूर याद रखिएगा कितना कितना किसका संपत्ति आंका गया है। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है गौतम अडानी। देखिए, दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बन गए हैं। इनकी कुल संपत्ति है 115.5 बिलियन डॉलर। और भारत के जो मुकेश अंबानी हैं ये दुनिया के 10 सबसे अमीर बिजनेसमैन टाइकून की सूची में जो है 10वें स्थान पर हैं और इनकी कुल संपत्ति 88 अरब डॉलर आंकी गई है। तो इसका पेज का स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, सवाल ये उठता है कि गौतम अडानी चौथे स्थान पर अचानक कैसे आ गए। देखिए, हाल ही में जो बिल गेट्स हैं तो बिल गेट्स ने घोषणा की कि वो अपनी संपत्ति का 20 बिलियन डॉलर जो है ये अपने गैर लाभकारी संगठन यानी कि जो आपका इनका एनजीओ है जिसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इसको दान करेंगे। तो इन्होंने 20 बिलियन डॉलर जो है दान कर दिया, जिसके बाद ये 5वें स्थान पर खिसक कर आ गए और गौतम अडानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो ये सारे डाटा जो मैं आपको दे रहा हूँ इसको हूबहू ऐसे रख लीजिए, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछा जाएगा, केवल इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है।
देखिए स्मार्ट सिटी योजना एक आई थी, आपने सुना होगा, और समाचार पत्रों में और फेसबुक पे काफ़ी मीम्स देखने को मिला होगा कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मोदी जी ने पहल की, लेकिन अभी तक एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना भारत में। तो इसी स्मार्ट सिटी की बात करेंगे हम, जहाँ से कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। देखिए स्मार्ट सिटी जो फंड है, तो इसका उपयोग करने में तमिलनाडु सबसे नंबर पर 1 पर है, यानी कि सबसे अव्वल है। देखिए जहाँ तक सरकार के जो प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन है, इसके तहत धन के उपयोग का संबंध है, इसमें तमिलनाडु राज्यों की सूची में नंबर 1 पर है। तमिलनाडु ने केंद्र के द्वारा जारी कुल 4,333 करोड़ रुपए में से कुल 3,932 करोड़ रुपए खर्च किए हैं स्मार्ट सिटी मिशन के लिए। और देखिए इस मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी फंड के तहत 3,142 करोड़ रुपए दिया गया था, और इसमें से जो है उत्तर प्रदेश ने 2,699 करोड़ रुपए जो है खर्च किए हैं, यानी कि उपयोग किए हैं। तो इस मामले में, यानी कि स्मार्ट सिटी फंड का उपयोग करने के मामले में, इसी के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है। देखिए 8 जुलाई 2022 तक केंद्र ने 100 स्मार्ट शहरों के लिए कुल 30,751.41 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिसमें कुल 27,610.34 करोड़ रुपए, यानी कि 90% कुल धनराशि का उपयोग जो है अब तक किया जा चुका है। देखिए सवाल ये उठता है कि स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च हुआ था। देखिए केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन को लॉन्च किया था। ये डेट याद रखिएगा। कभी कभी जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कई सारी योजनाओं का नाम दे देगा, पूछेगा कि इन योजनाओं को जो है सही सुमेलित कीजिए, यानी कि कौन सी योजना कब लॉन्च हुई थी उसको सुमेलित करना होता है। याद रखिएगा जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये कब लॉन्च हुआ था, 25 जून 2015 को। अगला है कि जुलाई में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किस भारत किस स्थान पर है। तो देखिए अभी हाल ही में जुलाई महीने में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी किया गया है, इसमें भारत जो है 87वें स्थान पर है। अब देखिए जो आंकड़े मैं आपको देने वाला हूँ इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा। देखिए जो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 है, तो इसमें भारत अकेले नहीं बल्कि मॉरिशस और ताजिकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 87वें स्थान पर है। याद रखिएगा, मॉरिशस और ताजिकिस्तान के साथ जो है संयुक्त रूप से भारत 87वें स्थान पर है। और अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप जो है 67 देशों में जो है बिना वीज़ा के वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। देखिए किसी भी पासपोर्ट की जो क्षमता होती है, यानी कि जो मजबूती होती है, वो आंकी जाती है कि आप उस पासपोर्ट को लेकर कितने देशों में फ्री में विजिट कर सकते हैं बिना वीज़ा के। तो भारत का जो आपका पासपोर्ट है इसको लेकर आप 67 देशों में दुनिया के जो है बिना वीज़ा के जा सकते हैं। तो ये भारत की पासपोर्ट की क्षमता है, और ये क्षमता मॉरिशस और ताजिकिस्तान के पासपोर्ट के बराबर है। देखिए दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है ये आपका है जापान का पासपोर्ट। और आपको बता दूं दुनिया का दूसरा जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है ये आपका सिंगापुर का पासपोर्ट है। तीसरे स्थान पर आपका दक्षिण कोरिया है। चौथे स्थान पर जर्मनी का है, और पांचवें स्थान पर स्पेन का पासपोर्ट है। छठवें स्थान पर जो है फिनलैंड का पासपोर्ट है। सातवें पर इटली का पासपोर्ट है। आठवें पर लग्जमबर्ग का पासपोर्ट है। नौवें पर ऑस्ट्रिया का पासपोर्ट है, और 10वें स्थान पर डेनमार्क का पासपोर्ट है। तो ये दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है जो मैंने आपको बता दिया। इनमें से जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, इन तीनों के पासपोर्ट जो है ये टॉप 3 में है, इसको याद रखिएगा। देखिए जापान के पासपोर्ट के बारे में आपको बता दूं। देखिए जो जापान का पासपोर्ट है ये 193 देशों में बिना किसी भी परेशानी के प्रवेश प्रदान करता है, जबकि सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दोनों ही 192 देशों में प्रवेश प्रदान करते हैं। तो ये सारी खास बातें याद रखनी पड़ेगी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जापान का जो पासपोर्ट है इसको लेकर आप कितने देशों में जो है बिना वीज़ा के जो है वहाँ पे एंट्री पा सकते हैं। तो 193 देशों में जो आप जापान का पासपोर्ट लेकर एंट्री पा सकते हैं। और बाकी सिंगापुर और दक्षिण कोरिया का पासपोर्ट अगर आपके पास है, वहाँ के नागरिक हैं, तो आप 192 देशों में बिना वीज़ा के विजिट कर सकते हैं। और भारत वाला जरूर याद रखिएगा, भारत के पासपोर्ट के साथ आप 67 देशों में जो है बिना वीज़ा के विजिट कर सकते हैं। देखिए अभी हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, तो इसमें कुछ और भी खास बातें निकल कर आई हैं सामने। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, इसके पास दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है, यानी कि सबसे घटिया पासपोर्ट है। और चीन जो है ये 69वें स्थान पर है,
और चीन जो है ये बोलीविया के साथ संयुक्त रूप से 69वें स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में। और देखिए जो चीन और बोलीविया का पासपोर्ट है, दोनों का पासपोर्ट जो है ये 80 देशों में जो है बिना वीज़ा के विजिट की अनुमति प्रदान करता है। और हमारा पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है ये 104वें स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, और ये पाकिस्तान से 5 स्थान ऊपर है। और देखिए अफगानिस्तान, इराक और सीरिया के बाद पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है। और देखिए अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि दुनिया का सबसे घटिया, सबसे खराब, सबसे कबाड़ा पासपोर्ट किस देश का है, तो यह है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के लोग जो है इनको जूता मार के भगा दिया जाता है कि जाओ, तुमको हम एंट्री नहीं देंगे देश में, क्योंकि वहाँ पर तालिबानियों का कब्जा हो गया है। तो इसीलिए अगर अफगानिस्तान का पासपोर्ट है तो आपको भगा दिया जाएगा कहीं भी आप जाएंगे किसी भी देश में। तो सबसे खराब पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, उसके बाद फिर खराब पासपोर्ट के मामले में इराक है, और उसके बाद फिर सीरिया है। ठीक है, सीरिया में तो क्या है कि अगर आप केला खरीदने ठेले पे खड़े हैं तो कोई गारंटी नहीं कि आप जिंदा वापस आएंगे, उसके ठेले में ही विस्फोट हो जाए। वहाँ पे बम विस्फोट होना और आतंकवादी का अटैक होना जो है बहुत आम बात है। और दुनिया का जो चौथा सबसे घटिया पासपोर्ट है ये पाकिस्तान का है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने दुनिया के सभी 199 पासपोर्टों को उनकी गंतव्यों की संख्या के अनुसार स्थान दिया है। यानी कि जिस देश के पासपोर्ट से आप जितने अधिक देशों में जो है बिना वीज़ा के विजिट कर सकते हैं, उसके आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया गया है। और देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने दुनिया के सभी 199 पासपोर्टों को उनके गंतव्यों की संख्या के अनुसार रैंकिंग दिया है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीज़ा के पहुंच सकते हैं। और ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित है, जो मैंने आपको बताया। और ये जो है दुनिया के सबसे बड़े यात्रा जानकारी डेटाबेस को बनाए रखता है, और इसे हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा व्यापक चल रहे शोध के द्वारा बढ़ाया गया है। तो ये सबसे मुख्य बातें हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की, जो कि जुलाई 2022 में भी हाल ही में जारी किया गया है। और ये अगर सारे पॉइंट्स आपको याद हैं तो इनमें से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार इसरो ने 1999 से अब तक 34 विभिन्न देशों के कितने विदेशी अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV का इस्तेमाल किया। देखिए ये आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बताया कि 1999 से अब तक यानी कि 2022 तक जो है 34 विभिन्न देशों के टोटल 345 विदेशी अंतरिक्ष यान को जो है लॉन्च किया जा चुका है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV के माध्यम से। और देखिए एक खास बतौर है, अगर हम दूसरे देश का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे अपने PSLV से तो हमको कुछ कमाई भी होगी। तो इन विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के माध्यम से भारत में जो है कुल विदेशी मुद्रा जो अर्जित की गई ये थी आपकी 5.6 करोड़ डॉलर और 22 करोड़ यूरो। तो इसको याद रखेगा। और अब हम बात करेंगे PSLV के बारे में। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न जो है जो सेक्शन होता है एग्जाम में, तो उसमें जो है ये PSLV और GSLV बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अभी हम केवल PSLV फोकस करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए PSLV के बारे में जान लीजिए। PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये जो है 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है भारत का। और सबसे खास बात जो आपका PSLV है ये भारत का जो है ऐसा लॉन्च व्हीकल है जिसको लिक्विड स्टेज के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और जो आपका PSLV है इसके 3 वेरिएंट हैं, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के टोटल 3 वेरिएंट है भारत में। पहला है PSLV-G, दूसरा है PSLV-CA और तीसरा है PSLV-XL। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही समझिए मलाई वाली चीज़ें हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि यार ये चीज़ कहाँ थी, मुझे पढ़ने को नहीं मिला। तो खैर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे आंकड़े आप नोट कर लीजिए आज। देखिए जो आपका PSLV है इसको 4 स्टेज में जो है, इसमें 4 स्टेज होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इसका लिफ्ट आप मास होता है 320 टन। और इसका जो पहला फ्लाइट है ये सितंबर 20 1993 को लॉन्च किया गया था। यानी कि जो पहला PSLV है ये 20 सितंबर 1993 में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में अत्यधिक गर्मी की लहर के कारण किस देश को पहली बार रेड अलर्ट मौसम की चेतावनी का सामना करना पड़ा। देखिए इस समय अगर आप
टीवी खोल रहे होंगे तो आपको इंग्लैंड के बारे में बताया जा रहा होगा। यहाँ पे बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है। देखिए इंग्लैंड में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार जो है इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि रेड अलर्ट जारी किया गया है। देखिए रेड अलर्ट चेतावनी जिसका उपयोग मौसम कार्यालय के द्वारा अपने अलर्ट सिस्टम के तहत सबसे अधिक किया जाता है। इसका अर्थ है कि जीवन के लिए ये जोखिम की संभावना है, ये जो तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है वर्तमान में पहुंच गया है। ठीक है, कहाँ पर? इंग्लैंड में, खास तौर से लंदन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच गया है। बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। अगला है कि हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है? तो देखिए जो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है भारत का, ये भारत का जो है पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है। इसको याद रखिएगा। देखिए अब जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसको नाहवा सेवा पोर्ट भी कहते हैं, ये मुंबई में स्थित है। इसका मतलब ये देश का एक ऐसा पहला बंदरगाह बन गया है जहां सभी गोदियों का संचालन पीपीपी प्रणाली यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रणाली से हो रहा है। और बंदरगाह का जो अवसंरचना है, इस पर प्राधिकरण का 100% मालिकाना हक रहेगा तथा उसी के नियमों का पालन होगा। और जो आपका जेएनपी यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये देश का अग्रणी कंटेनर बंदरगाह है तथा विश्व के 100 बंदरगाहों में 26वें नंबर पर आता है। यानी कि दुनिया के जो 100 सबसे बेस्ट बंदरगाह हैं कंटेनर बंदरगाह, उनमें उस सूची में 26वें नंबर पर आपका है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नाहवा सेवा पोर्ट भी कहते हैं और ये आपका मुंबई में स्थित है। नवा प्रश्न आज का कि हाल ही में भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? देखिए चीता जो है ये भारत में विलुप्त हो चुका है। ठीक है, कब हुआ था ये मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। अभी ये जान लीजिए कि भारत में चीता विलुप्त हो गया है और फिर से चीतों को लाने के लिए जो है नामीबिया देश के साथ भारत ने समझौता किया है। और देखिए जो भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं वर्तमान में, इनका नाम है भूपेंद्र यादव। और जो नामीबिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं, इनका नाम है नेटुम्बो नंदी नदैतवा। इन दोनों के बीच में हाल ही में एक समझौता हुआ है जो आपका नामीबिया है वहाँ से चीतों को भारत में लाने के लिए। देखिए भारत में आखिरी बार जीवित चीता 1952 में छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया था और 69 साल हो गए हैं। 69 साल बाद चीता को भारत में वापस लाने की तैयारी की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? देखिए श्रीलंका में जो है मैंने आपको कई बार बताया है कि श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये खत्म हो गया है। वहाँ की मुद्रा की वैल्यू बहुत घट गई है, तो वहाँ पे 500 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। बहुत महंगाई बढ़ गई है वहाँ पे, तो लोगों में काफ़ी आक्रोश का माहौल था। टीवी में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री भवन में घुस गए थे और उनके टॉयलेट को और उनके बिस्तर को यूज़ कर रहे थे। मतलब काफ़ी तोड़फोड़ किया उन लोगों ने। तो बाद में क्या हुआ कि श्रीलंका के जो उस समय राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पब्लिक जो है इसकी डिमांड भी कर रही थी। तो जब गोटाबाया राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ और रानिल विक्रमसिंघे बन गए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। तो वर्तमान में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रानिल विक्रमसिंघे। देखिए श्रीलंका के संविधान के अनुसार जो नया राष्ट्रपति अब बना है, ये पूर्व राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करेगा। यानी गोटाबाया राजपक्षे का जो कार्यकाल बचा हुआ था, इसको कंप्लीट करेंगे कौन? रानिल विक्रमसिंघे। देखिए अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था, इसमें विक्रम सिंह को 134 वोट मिले हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज की क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन या फिर किस खिलाड़ी को प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का दोषी पाए जाने के बाद राष्ट्रमंडल खेलों से बैन कर दिया गया, नाम बताइए इनका। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के इसको रिवाइज कर डालिएगा। अगला है कि किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल से जो है संन्यास ले लिया, बताइए। अगला है कि हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने? तो देखिए आशीष कुमार चौहान बने हैं।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के नए MD और CEO। अगला था कि हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो देखिए जो आपकी बेन स्टोक हैं ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। और देखिए तीसरा था कि हाल ही में जो लिंडल सिमंस है और दिनेश रामदीन है, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये देखिए दोनों जो है वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं, लिंडल सिमंस और दिनेश रामदीन। और देखिए चौथा था कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? तो देखिए राजस्थान ने अपनी पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत हाल ही में की है। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश के महान टेनिस खिलाड़ी लेटन हेविट को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो देखिए जो आपके लेटन हेविट हैं ये ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी हैं जिनको टेनिस हॉल ऑफ फेम में हाल ही में शामिल किया गया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।